हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये रियल लाइफ में तो कितना यूजफुल है आप अभी समझोगे, लेकिन अगर सबसे बड़ी सच्चाई वाली बात यह है कि रियल लाइफ की इंपॉर्टेंस के अलावा अगर मैं इसके एग्जाम की वेटेज की बात करूं तो कम से कम 15 से 20 नंबर का चैप्टर आ जाता है। कम से कम 15 से 20 नंबर तक का चैप्टर आ जाता है। अकेला चैप्टर ही 15 से 20 नंबर का, हालात देख लो। ठीक है, तो आज ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बार तुम लोगों ने सुना होगा, तुमसे कोई पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, तुम लोग बोलते हैं भारत का संविधान। अब संविधान क्या होता है मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या इसका यूज है, किसने बनाया, कब आया, सबके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मेरे से वैसे एक स्टार्ट करने से पहले वही तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली में पता है क्या होता है जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं लॉ क्या होता है तो बच्चा बोलता है कानून। ये तो वही वाली बात हो गई, फ्रेंड कौन होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त, लॉ मतलब कानून, फ्रेंड मतलब दोस्त। अब मान लो तुमसे किसी अंग्रेज ने पूछ लिया कि व्हाट इज लॉ, और तुम उसे क्या बोलोगे, कानून। फिर तो अंग्रेज को यह भी समझाना मुश्किल हो जाएगा कि कानून क्या होता है। ये बात समझ आती है? तो तुम समझाते नहीं हो, तुम खाली इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताते हो। सिमिलरली जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो तुम लोग मेरे को बोलते हो हिंदी में भारत का संविधान। ठीक है जी, तुमने इंग्लिश की हिंदी बता दी, लेकिन होता क्या है ये, होता क्या है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया कैसे था, किसने बनाया था, तो सर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया था। और ये बनाया नहीं गया था, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले। और उसमें बहुत सारे उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब इसमें इन्वॉल्व थे, और सबने मिलके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट करवाया गया था। और मेजरली किसका हाथ था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने लिखा था। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मेन बात तो यह कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब ये मत बोलना संविधान, समझने वाली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तुमसे अगर कोई पूछ ले तो वैसे तो देखो, तुम्हारे स्टडी मैट में भी एक डेफिनेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स बेसिक लीगल फ्रेमवर्क थ्रू विच एंटायर नेशन इज कंट्रोल्ड। ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैं पहले वो समझाने से पहले मैं एक अपनी डेफिनेशन जो मैं बच्चों को समझाता हूं क्लास के अंदर सिंप्लीफाइड वर्डिंग में, पहले मैं वो समझा रहा हूं। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम बोलोगे इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। आज के बाद तुमसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल का मतलब होता है सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। फंडामेंटल का मतलब होता है सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज है जो कि सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। विच शोज पाथ, शोज पाथ का मतलब है जो ये दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे, जो रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे। इसके लिए ना एक सच्चाई बताऊं तो हमारे इंडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी बंदा जो भी काम कर रहा है उन सबके पास पावर यहीं से आई है, उन सबके पास पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आई है। जैसे आप लोगों को पता है, एक बात बता दो तुम्हारे को, आपको अगर पता होगा हमारे इंडिया में इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं, कभी सुने हैं? उसको हम बोलते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन। बोल लो, सिस्टम बोल लो या स्टेट के बोल लो। हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। और हम ऐसे ही बोलते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं। वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं, कभी सुने हैं? तुम लोगों ने ना मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा स्कूल टाइम के अंदर, या मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है कि सिविक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता था। और वो 3 ऑर्गन्स क्या है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव्स,
और एक है जुडिशियल बॉडीज। सुना था कभी इनके बारे में? इनका जो भी काम है उन सबकी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई है। मतलब लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकर, लॉ बनाने वाले। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर्स, लॉ बनाने वाले। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, लॉ को इंप्लीमेंट कराना। लॉ बनाया किसने? लेजिस्लेचर्स ने। लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव्स। और जुडिशियल बॉडीज का काम क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजन देना। अच्छा, जज का ये तो काम होता है, जब जज के पास कोई केस जाता है तो वो क्या करता है? लॉ पढ़ के उसके बेस पे क्या करता है? इंटरप्रेट करके डिसीजन देता है। तो ये जुडिशियल बॉडीज हो गई। तो इनके अंदर कौन कौन आता है? और ये जो जितना भी ये लोग काम कर रहे हैं, इन सबको काम करने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से। अब मैं लेजिस्लेचर की बात करूं तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकर। इसमें मेनली दो लोग आते हैं, इसमें मेनली दो लोग आते हैं, और भी आते हैं छोटे मोटे लोग, लोकल बॉडीज भी आती है, लेकिन मेनली दो लोग आते हैं। एक आता है पार्लियामेंट, एक आता है स्टेट लेजिस्लेचर। एक आता है पार्लियामेंट और एक आता है स्टेट लेजिस्लेचर। जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं, जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं, वो लॉ बनाती है पार्लियामेंट। मैंने क्या बताया? लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकर। तो एक चीज तो क्लियर है, पार्लियामेंट भी लॉ मेकर है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ मेकर है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये बता रहा हूं। ये जो लॉ बनाती है वो होल ऑफ इंडिया पे लगते हैं, और ये जो लॉ बनाती है वो पर्टिकुलर स्टेट पे लगते हैं, जिस स्टेट के लिए लॉ बनाया गया है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये एक पर्टिकुलर स्टेट का या पूरे इंडिया का एक ही है? पूरे इंडिया का एक ही है। अच्छा, ये पूरे इंडिया के लॉ बनाने की पावर इनको कहां से आई और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ बनाने की पावर ये भी अभी मैं बताऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह से पावर आई है वो भी मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि ये जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन सबको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। किस किस जगह से आई है बाद में बताऊंगा। अभी के लिए अभी हम पहले लेजिस्लेचर की बात करें तो दो लेजिस्लेचर मेनली, एक पार्लियामेंट एक स्टेट लेजिस्लेचर। तो लॉ बनाना पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है वो कहां से आई है? पार्लियामेंट के पास पावर कॉन्स्टिट्यूशन आई। पार्लियामेंट कौन से लॉ बनाती है? जो ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं। एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 है ना, एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये ऐसे लॉ हैं जो पूरे के पूरे इंडिया पे लगते हैं, और इनको किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। अच्छा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ की बात करूं तो ये वो लॉ हैं जो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। हर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकर। लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या होता है? लॉ मेकर। तो हर स्टेट के लॉ मेकर अलग लॉ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, दिल्ली पुलिस एक्ट। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिल्ली पुलिस एक्ट। क्या ये दिल्ली पुलिस एक्ट क्या दिल्ली के अलावा और पुलिस पे भी लगेगा? नहीं, नाम से क्लियर दिल्ली पुलिस एक्ट मतलब दिल्ली की पुलिस के लिए बनाया गया लॉ। दिल्ली की पुलिस के लिए बनाया गया कि दिल्ली पुलिस के रूल्स क्या होंगे, दिल्ली पुलिस कैसे वर्क करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है दिल्ली पुलिस एक्ट दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो इसका मतलब खाली दिल्ली पे लगेगा। मुंबई के लिए अलग मुंबई पुलिस एक्ट होगा, हर स्टेट के लिए अलग होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट। अच्छा, ये भी जनरली हर स्टेट का अलग होता है। अच्छा, मोटर व्हीकल्स एक्ट सुना है कभी? एक ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट भी होता है, एक मोटर व्हीकल्स एक्ट भी होता है। अच्छा, जो पुलिस वाले चालान काटते हैं, जनरली वो ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग काटते हैं। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारी स्टेट में लॉ होता है कि जैसे दिल्ली के अंदर क्या लॉ है कि जो स्कूटर बाइक चला रहा है उसको आगे वाले को भी हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी होती है जहां पे सिर्फ आगे वाले को हेलमेट पहनना होता है, पीछे वाले को हेलमेट नहीं पहनना होता। इसका मतलब ये बात कहां लिखी हुई है? उनके मोटर व्हीकल्स एक्ट, ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट के अंदर। अच्छा, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे जो गाड़ी चला रहा है उसी को क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को नहीं लगानी। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या है? चलाने वाले को भी लगानी है, बराबर वाले को जो साथ में बैठा उसको भी लगानी है। ये सब भी कहां लिखी है? उधर लिखी हुई है। इसका मतलब ये लॉ हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो ऐसे लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो लॉ पूरे इंडिया के लिए बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। जो लॉ पूरे स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, हर स्टेट के अपने होते हैं, उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। अब ये तो काम हो गया इनका लॉ बनाने का। लॉ बना तो इन्होंने दिया, उसको इंप्लीमेंट कौन कराते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं मैं जरा इसके बारे में बात करता हूं। मैं थोड़ा सा ना इसको हटा रहा हूं, ये एग्जांपल्स को हटा रहा हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को बैक कर लेना। ये एग्जांपल्स हटा रहा हूं ताकि एग्जीक्यूटिव्स के नीचे दिख दूं क्या क्या आते हैं एग्जांपल्स। उधर तुमने ये लिख दिया कि लॉ मेकर्स आते हैं,
अब मैं अगर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं कौन कौन लोग, जरा मैं उसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अच्छा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। अच्छा दिल्ली पुलिस इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत, दिल्ली पुलिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा दिल्ली पुलिस एक्ट बन गया, वो एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने, लेकिन वो एक्ट को फॉलो करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव्स का। अच्छा किस बंदे को कैसे अरेस्ट करना है, बहुत सारी चीजें, वैसे तो हमारे इंडिया में इंडियन पीनल कोड वगैरह भी है, लेकिन हर स्टेट के अपने भी रूल्स होते हैं ना पुलिस वालों के लिए, वो सब कहां लिखे हुए हैं? दिल्ली पुलिस एक्ट में। ये तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है? दिल्ली पुलिस का। लॉ बनाया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसको इंप्लीमेंट कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स। तो वो दिल्ली पुलिस क्या है? एक एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गया। दिल्ली पुलिस क्या है? एक एग्जीक्यूटिव है। अच्छा इसके अलावा जो ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट, ट्रैफिक रोड पे खड़ा हुआ ट्रैफिक वाला कौन है? एक एग्जीक्यूटिव है। ट्रैफिक लॉ बनाया इन लोगों ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसके अकॉर्डिंग चालान काटना, वो सब किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस वालों का। तो उसको एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? लागू कौन करवा रहा है? एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, अब उसको लागू कब से करवाना है? मतलब एक लॉ बन गया, लेकिन ये थोड़ी कि बनते ही वो कंट्री में लागू हो जाएगा, उसे इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, किस डेट से कराना है, वो लॉ कौन? अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो इसको इंप्लीमेंट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाया तो उसको इंप्लीमेंट करवाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका लॉ तो उन्होंने बना दिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसको लागू कब से करवाना है, किस डेट से इफेक्टिव होगा, लोग उसको किस डेट से फॉलो करेंगे और किस तरीके से फॉलो करेंगे, वो सब किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। वो सब किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। सरकार वगैरह किसके अंदर आती है? सरकार, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब एग्जीक्यूटिव का। ब्यूरोक्रेट्स है ना, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। फिर आती है तीसरी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा तो इनका काम क्या? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, इनका काम क्या? लॉ को बनाना। और इसके अलावा जुडिशियल बॉडीज, इसके अंदर क्या आता है? कोर्ट्स, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं हर स्टेट में मल्टीपल्स होते हैं, हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक ही है, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में। तो इनका काम क्या है कि लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करना, लोगों को न्याय देना। तो ये जितने भी इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं, इन सबको पावर, अच्छा वैसे मीडिया को भी कहा जाता है, लेकिन ऑर्गन मीडिया, लेकिन तुम्हें हालात पता है मीडिया के क्या? चौथा स्तंभ मीडिया होता है, वैसे स्तंभ बोलते हैं ना, ऑर्गन्स में स्तंभ, तो चौथा मीडिया होता है, लेकिन तुम्हें मीडिया के हालात तो पता ही क्या है आज की डेट के अंदर। तो मैं मेनली जो है इन 3 के बारे में बात होती है। तो जो जुडिशियल बॉडीज का काम क्या? लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजन देना। तो ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, इन सबके पास पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अच्छा इंडिया में तुम लोग वोट दे रहे हो, तुम लोग वोट देते हो, किसी भी सरकार को सिलेक्ट करते हो वोट देकर, वोटिंग सिस्टम से, तुम्हारे पास वो पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, है ना। तुम्हें रोड पे चल रहे हो, तुम्हें ट्रैफिक लॉ फॉलो करने हैं, है ना, तुम्हें, है ना, उसके अलावा तुम कुछ गलत करोगे तुम्हें पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे, उन सबको वो पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, है ना। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, तुम्हें न्याय चाहिए, न्याय के लिए तुम कहां जाओगे? जुडिशियल बॉडीज के पास। जुडिशियल बॉडीज को न्याय देने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ले देके। अच्छा तुम्हारे सबको रेगुलेट करने के लिए तुम कुछ भी इंडिया में काम कर रहे हो, तुम इंडिया में कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी लॉ फॉलो करोगे, तुम टैक्स पे कर रहे हो उसके लिए टैक्सेशन लॉज हैं, है ना, तुम पार्टनरशिप कर रहे हो इंडिया में तो पार्टनरशिप लॉज हैं। वो सब लॉ बनाने की पावर, लॉ मेकर ने लॉ बनाए तुम्हारे को रेगुलेट करने के लिए, लॉ बनाने की पावर कहां से आई है? लॉ मेकर्स के पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो ले देके किसी भी चीज का जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए एक चीज कही मैंने, क्या बोली? इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट जो रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे। इंडिया में कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा है, उन सबके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सब करने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो भारत का संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और इसका मतलब समझ आ गया क्या होता है ये? अभी एक बेस क्लियर हो, अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो इसके अंदर इतना कुछ है बताने को, इतना कुछ है, अभी आगे आगे बात करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्या बोलता है। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, यहां से मैं बुक से स्टार्ट करूंगा और इसका मतलब समझाऊंगा, फिर इसके अंदर कुछ और भी चीजें धीरे धीरे, इसको डिलीट नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करेंगे। तो गाइस अब बुक से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखना बड़ा ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट
which provides a basic legal framework। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बेसिक वर्ड यहां पे इंटेंशनली यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कोई भी चीज डिटेल में नहीं होती। डिटेल के लिए इंडिया में सेपरेट एक्ट बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में खाली बेसिक बातें की जाती हैं। एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इतना अलाउ है कि आप इंडिया में मान लो कंपनी बनाकर बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप बनाकर बिजनेस कर सकते हो, ये सब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कंपनी से रिलेटेड डिटेल लॉस कहां पे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज की सारी डिटेल बातें कहां लिखी हुई हैं? कंपनी एक्ट 2013 में। सेम पार्टनरशिप की डिटेल बातें सारी कहां लिखी हुई हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो इससे एक चीज समझ आई कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो डिटेल में नहीं बताता कि कंपनी के अंदर कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, क्या होंगे। कंपनी बनाना अलाउड है, उन्होंने एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए अलाउ करा। पार्टनरशिप बनाना अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ करा। लेकिन उससे रिलेटेड डिटेल बातें कहां लिखी जाएंगी? एक्ट में। अच्छा, और एक्ट बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट को पावर दी किसने है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने। लिंक समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ले दे के घूम फिर के बाद घूमेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही। उनके पास पावर आई कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक रास्ता दिखा दिया, अब उसको डिटेल में कैसे करना है फॉलो, उसके लिए सेपरेट एक्ट बनाए जाते हैं। तो एक विच प्रोवाइड बेसिक लीगल फ्रेमवर्क देता है, लेकिन डिटेल बातें कहां होती हैं? एक्ट में। थ्रू विच एंटायर नेशन इज कंट्रोल्ड। थ्रू विच एंटायर नेशन कंट्रोल। मैं तुम्हें क्या बताया? अच्छा बताओ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, है ना। जो अगर कुछ गलत हो जाएगा तो न्याय देने के लिए कौन है? जुडिशियल बॉडी। सबके पास पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे नेशन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। आगे, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप। अभी मैंने तुम्हारे को बात बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कब बनाया गया था? अब वही बता रहा है। 1946 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मेनली बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, और बेसिकली बड़े सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ में। इट फर्दर अपॉइंटेड नंबर ऑफ कमेटीज टू सजेस्ट रिकमेंडेशन इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बहुत सारी कमेटीज भी मंगाई थी, बड़ी सारी कमेटीज को भी हायर किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, जो उनको एडवाइस देती थी। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बड़े ध्यान से सुनना, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बन कब गया? अडॉप्टेड का मतलब उन्होंने अडॉप्ट का मतलब बन कब गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन वो इफेक्टिव कब से हुआ? फोर्स में कब से आया? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों ने डेट्स याद रखनी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 में बना, 26 जनवरी 1950 में वो इफेक्टिव हुआ। इसीलिए आपको पता होगा हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। अब तुम्हें समझना पड़े ध्यान से, रिपब्लिक डे में इससे पहले समझना है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, और 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी जब मनाते हैं ये, और बहुत सारे लोग, तुमने देखा होगा छतों के ऊपर से एरोप्लेन जाते हैं, परेड निकलती है, बहुत कुछ होता है, झंडा लहराया जाता है। अच्छा, ये एक बात बताओ मेरे को, ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते क्यों है? रिपब्लिक डे बोलते क्यों है? रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक इज अ कंट्री। इंडिया इससे पहले कभी रिपब्लिक था ही नहीं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 के बाद से क्यों बोलते? क्योंकि उससे पहले इंडिया कभी रिपब्लिक था ही नहीं। रिपब्लिक इज अ कंट्री इन विच हेड ऑफ अ कंट्री इज एन इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक एक कंट्री होती है जहां का जो हेड होता है, जो कंट्री का हेड होता है, वो ये इलेक्टेड पर्सन होता है। वो कौन होता है? इलेक्टेड पर्सन होता है। अब यहां से ना बहुत सारी चीजों के ना मतलब निकलने वाले हैं। हेड ऑफ कंट्री कौन होता है? पहले तो ये समझो, किसी भी कंट्री का हेड हम किसको बोलते हैं? हेड ऑफ कंट्री होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करता है? कौन चुनता है? प्रेसिडेंट और इंडिया को जो लोग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हैं वो इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन से लोग बैठते हैं?
कभी एक टर्म सुनिए एमपी, और कभी एक टर्म सुनियो एमएलए, सुनिए एमएलए, सुनिए ये टर्म एमपीज और एमएलए। अच्छा एक बात बताना बड़े ध्यान से, ये जो एमपी होते हैं, एमपी क्या है? अच्छा जो पार्लियामेंट के लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट के मेंबर। तो एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उन्हें हम एमपी बोलते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इन्हीं को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी। अच्छा जो स्टेट लेजिस्लेचर को हम दूसरा नाम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर। और इसीलिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोग बैठते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अच्छा पार्लियामेंट में भी दो हाउस हैं, पार्लियामेंट में भी दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आप लोगों को पता है। तो मैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर जा रहा हूं मैं। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आपको पता है कि दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। अल्टीमेटली लोकसभा के अंदर जो लोग होते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं एमपी हैं, लेकिन जो लोकसभा के अंदर जो सिलेक्शन होता है लोगों का, लोकसभा में जो सिलेक्शन होता है उनको कौन सिलेक्ट करते हैं? जनरल पब्लिक सिलेक्ट करती है, वोटिंग के थ्रू। जनरल पब्लिक सिलेक्ट करती है वोटिंग के थ्रू। और राज्यसभा में देखो नाम से, लोकसभा में लोगों की सभा है ना, लोकसभा में लोगों की सभा, इसलिए वहां के जो लोग होते हैं, वहां पे जो लोग बैठते हैं उनको कौन सिलेक्ट करती है? जनरल पब्लिक। और जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं उनको कौन सिलेक्ट करती है? उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सेलेक्ट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सेलेक्ट करते हैं, असेंबली के मेंबर सेलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग, थ्रू वोटिंग। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, जो एमएलए हैं, इनको कौन सिलेक्ट करते हैं? ये नॉर्मल लोग सिलेक्ट करते हैं। इलेक्शन भी तो डिस्ट्रिक्ट वाइड होते हैं ना। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं उनको नॉर्मल लोग सिलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट को भी आपको पता है नॉर्मल लोग सिलेक्ट, पार्लियामेंट में दो हाउस हो गए, लोकसभा राज्यसभा। वहां पे लोकसभा को जनरल पब्लिक सिलेक्ट करती है, जनरल पब्लिक के लोग, लोकसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं जनरल पब्लिक सिलेक्ट करती है, और राज्यसभा के अंदर लोग बैठे हैं उन्हें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट करती है। ये ना नोट डलवा देता हूं मैं तुम्हारे को ना बेटर रहेगा, एक नोट डाल लो, लिखवा देता हूं, लिख लो, नोट डाल लो, नोट। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन्हें हम एमपी बोलते हैं। जो लोकसभा के हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन पब्लिक वोटिंग। जो पब्लिक आप लोग जो वोट देते हो उसी के थ्रू वो सिलेक्ट होते हैं। आगे, इन सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स, आगे, एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी एमपी है, एमपी ये भी एमपी वो भी है, एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको, जो राज्यसभा के हैं उनको कौन सेलेक्ट, राज्यसभा के उनको कौन सेलेक्ट करता है? आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट, आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वही एमएलए हो गए। तो एमएलए और एमपी फर्क समझ आ गया आपको? पहले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? स्टेट के लॉ बनाती है। पार्लियामेंट का काम क्या है? कि पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है। जो एमपीज होते हैं वो कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए उन्हें एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमएलए होते हैं वो कहां पे होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही वोटिंग के थ्रू ये लोग आपस में इलेक्ट करते हैं। समझने वाली चीज बस यही है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने वाले अभी के लिए सिर्फ इतनी है कि जो एमएलए होते हैं, सॉरी जो लोकसभा के एमपीज होते हैं उन्हें कौन सिलेक्ट करती है, पब्लिक वोटिंग के थ्रू, और जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं उन्हें कौन सिलेक्ट करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। इसके अलावा अब मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, तो उसके बारे में भी 2-3 नोट डलवा देता हूं। हेड ऑफ द कंट्री लिखो नोट, प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे, एंड president is indirectly elected by an electoral college comprising both houses of Parliament of India, both houses of Parliament of India and legislative assemblies। पार्लियामेंट पूरे इंडिया की एक ही होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की अलग होगी, क्योंकि वो स्टेट वाइज लॉ बनाती है। असेंबलीज ऑफ ईच ऑफ इंडिया स्टेट्स and territories, who themselves are directly elected, who themselves are directly elected। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम्हें खुद ये बात समझ आती है, एमपीज और एमएलए को मेनली जो एमपीज होते हैं उनको देखो, लोकसभा के एमपी को तो डायरेक्टली पब्लिक सिलेक्ट करती है, एमएलए को भी पब्लिक सिलेक्ट करती है, और राज्यसभा वालों को ऑल्दो वो सिलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, लेकिन मेनली जो एमपीज और एमएलए होते हैं मेनली उनको पब्लिक सिलेक्ट करती है। तो इसलिए यहां पे वर्ड आ रहा है डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है कि उनको तो पब्लिक डायरेक्टली सिलेक्ट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली पब्लिक सिलेक्ट कर रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पब्लिक सिलेक्ट नहीं करती है। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कौन सिलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग और पार्लियामेंट के लोग, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग और पार्लियामेंट के लोग हैं उन्हें किसने चुना था, पब्लिक ने चुना था। इसीलिए कहा जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का लॉजिक समझ आ गया कि एमपी और एमएलए को तो डायरेक्टली पब्लिक ने चुना, लेकिन उनके थ्रू इनडायरेक्टली अच्छा पब्लिक ने जब एमपी एमएलए को चुना तो उन्होंने पब्लिक ने कुछ सोच के चुना होगा कि यार इनको चुनना है, तो आगे ये जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जब उन लोगों ने आगे प्रेसिडेंट को चुना तो उन्होंने भी कुछ सोच के चुना होगा। इसके लिए इनडायरेक्टली पब्लिक के थ्रू ही तो वो पॉइंट हुआ वहां पे प्रेसिडेंट, पब्लिक ने खुद नहीं करा लेकिन इनडायरेक्टली हुआ, क्योंकि जिन्होंने अपॉइंट करा वो पब्लिक ने अपॉइंट करे थे डायरेक्टली, एमपी एमएलए, है ना। ये बात समझ आती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात भी हो गई। तो एक बेस समझ आ गया, आज एमपी और एमएलए, मैं तुम्हारे को क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गया हूं, मगर जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, तो मैं जगह जगह ये वर्ड यूज होंगे तो क्लियर होनी चाहिए। तो रिपब्लिक वर्ड समझ आ गया, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक एक कंट्री है, इंडिया पहले रिपब्लिक नहीं थी, एक इन विच द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन, जहां पे जो इसको चुना जाता है हेड ऑफ द कंट्री, और हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात समझ आती है, पिक्चर क्लियर है। और ये कैसे होता है सारा प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दिया, एमपी एमएलए कौन होते हैं, कैसे किया जाता है सारा काम, ये नोट भी मैंने डलवा दिए ताकि तुम भूलो ना, ठीक है। अब आता है ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। It is a comprehensive document, contains 395 articles, divided into 22 parts and 12 schedules। अच्छा, इसमें भी ना बहुत सारे बच्चों का अपना दिमाग चलता है। अच्छा, जैसे एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं।
एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, और उसमें क्या होता है सेक्शंस। अब सेक्शंस को थोड़ा सा तो डिफरेंट दिखाना है ना कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे है, पार्लियामेंट ने बनाया। तो एक्ट के अंदर इसलिए क्या होता है सेक्शंस, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं आर्टिकल्स, दिखाने के लिए, मतलब सिर्फ नाम अलग दिया गया थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, मतलब तो एक ही, दोनों जगह पे लॉ ही समझाया गया। वहां पे शॉर्ट में लॉ समझाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको डिटेल में एक्ट के अंदर समझाया जाता है। मगर समझने वाली चीजें यहाँ पे 395 आर्टिकल्स, बहुत सारे लोग ना अपनी दिमाग चलाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होता है कि इंडिया में ना बहुत सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिए गए थे, जैसे आर्टिकल 370 हटा, ऐसे और भी कई हटे, और बहुत सारे इंसर्ट भी किए गए, ओवर ऑपरेटिव हटाए भी गए, इंसर्ट भी किए गए। तो कुछ लोग ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं पागलों की तरह, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ। जैसे तुम्हें कंपनी एक्ट की बात बताता हूं तुम्हारे को लॉजिकली, तुम्हें कंपनी एक्ट की भी एक बहुत समझाता हूं, तो तुमको ना कभी भी तुम ऐसे मत समझना। अब तुम्हें एक लॉजिकली बात बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कंपनी एक्ट है, तो मैं नॉलेज के लिए बताता हूं, तो कंपनी एक्ट के अंदर ना, कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं। जब मैं बोलूं 470 तो उसका मतलब है कि कंपनी एक्ट का जो लास्ट सेक्शन है वो 470 नंबर वाला है, सेक्शन 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और सेक्शन 470 पे खत्म होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं गिनती करके नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट 470 होंगे। तो जब हम टोटल 470 बोलते हैं उसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है और 470 पे खत्म होगा। अब ऐसा है कि इसके अंदर ना बहुत सारे सेक्शन ओमिट भी हुए, जैसे एज एग्जांपल लेकर करता है, एक सेक्शन 11 था वो ओमिट हो गया था, है ना। इसके अलावा वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शंस थे कंपनी लॉ के अंदर, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शंस थे बहुत सारे, वो ओमिट हो गए थे क्योंकि वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सारे प्रोविजंस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में चले गए थे। लेकिन बहुत सारे सेक्शंस ऐड भी हुए, जैसे कंपनी लॉ में एक सेक्शन 10 है, तो सेक्शन 10 के बाद ऑब्वियस बात है 11 तो कट चुका है, तो सेक्शन 10 के बाद अगर कोई नया सेक्शन इंसर्ट करना तो वो कैसे किया जाएगा, तो एक नया सेक्शन बनाया गया था सेक्शन 10A। तुमको मैंने जब कोई लॉ पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं, जब भी कोई अमेंडमेंट आती है और नया सेक्शन इंसर्ट किया जाता है सेक्शन के बीच में, तो मान लो ऑलरेडी सेक्शन 11 है 12 है, और अगर 11 और 12 के बीच में कोई लिंक करके टॉपिक डालना है तो वो कैसे डालोगे, नया सेक्शन इंसर्ट करके डालना है, तो 11 और 12 के बीच में काउंटिंग कैसे करोगे, 11A 11B ऐसे करके डलता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं यूं करके इंटरनल सेक्शंस गिनूं तो 10 के बाद 10A फिर 11 तो देखा जाए तो 3 हो गए। लेकिन हम लोग ऐसे करके अगर हम यूं 1 से लेकर 470 में गिनने बैठेंगे ना, एग्जैक्ट गिनने बैठेंगे, तो बहुत सारे सेक्शंस कट चुके हैं, बहुत सारे सेक्शंस ऐड हो चुके हैं, तो गिनती अलग निकल के आएगी। टोटल में जब गिनने बैठोगे एक एक करके सेक्शन, तो हो सकता है 470 से कम हो सकता है 470 से ज्यादा हो। तो इसलिए ना हम कभी ऐसा नहीं बोलते ज्यादा या कम, हम सिर्फ टोटल 470 बोलते हैं। हमारा 470 बोलने का लॉजिक ये होता है कि उसका पहला सेक्शन 1 है और आखिरी सेक्शन 470 है, बीच में आए गए कितने हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब मैं ये बोल रहा हूं कि आर्टिकल 395 आर्टिकल था, इसका मतलब ये कि पहला आर्टिकल 1 है, लास्ट आर्टिकल 395 है, बीच में आए गए कितने हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बीच में कितने इंसर्ट हुए कितने ओमिट हुए। मगर कुछ पागल ना मैंने देखे यूट्यूब पे भी है, गिन गिन के बताते हैं, गिन गिन के, ये अंदर ये है, इतने चले गए, इतने आ गए, इतने नए, इतने पुराने। बेटा उससे कोई लेन देन ही नहीं है। तुमसे कोई पूछे बेसिकली तो आगे तुम लॉजिक समझा पाओगे कि हम 395 आर्टिकल जब बोलते हैं तो हम ये गिन के नहीं बोलते 395, उसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस की सीरीज कितनी है, 1 से लेकर लास्ट कहां तक है, हम ऐसे बोलते हैं। जैसे हम 470 सेक्शन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 470 है, इंटरनली कुछ ओमिट हो गए, कुछ ऐड हुए, लेकिन जब गिनती से बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पहला ये था और लास्ट ये है। ये बात समझ आती। तो अब हम क्या बोल रहे थे, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेन्स 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। जैसे कंपनी एक्ट में भी अगर आपको पता हो तो कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस हैं और वो 29 चैप्टर्स में डिवाइड है और उसके अंदर 7 शेड्यूल है ना, पढ़ाया था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि टोटल के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसके अंदर 22 पार्ट, उधर चैप्टर्स में डिवाइड था, यहाँ पे पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 2 3 है ना। वहां पे क्या था, चैप्टर 1 2 3 ऐसे डिवाइड है, यहाँ चैप्टर में था, वहां पार्ट, यहाँ पार्ट में है, वहां चैप्टर्स में था। और उसके बाद 12 शेड्यूल्स है, वहां पे 7 शेड्यूल्स है कंपनी एक्ट में। मतलब बेसिकली उसको ड्राफ्ट करने का तरीका है। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स डिटेल प्रोविजन फॉर द राइट ऑफ सिटीजंस। अच्छा, नॉर्मली तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, लेकिन जो सिटीजंस के इंडिया में क्या अधिकार है उनके डिटेल प्रोविजंस बताए उन्होंने, कि जिसका तुमने तो ना फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, कभी सुने होंगे, उन सबके बारे में डिटेल में बात होगी। एंड अदर प्रोविजन इन अ नंबर ऑफ एंट्रेंच प्रोविजन, एंट्रेंच का मतलब होता है स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, एंड फॉर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री लेबल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या फर्क होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स और एक होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
देखो जब मैं बोलूं फंडामेंटल राइट्स, तो राइट्स का मतलब है आपके अधिकार, कि आपके क्या क्या अधिकार है, लाइक आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी। जब मैं बोलूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का मतलब है वहां पे ड्यूटीज दी गई हैं, ड्यूटीज कि स्टेट को एफर्ट करने चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, स्टेट को एफर्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, है ना, स्टेट शुड मेक एफर्ट टू क्लीन द एनवायरमेंट, क्लीन द रोड्स, स्टेट शुड मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे ऐसे करके वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। मगर एक चीज समझने वाली है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नाम से क्लियर है, डायरेक्टिव है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैंडेटरी है, कि वो वाले राइट्स आपको मिलेंगे मिलेंगे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो मैंडेटरी नहीं होते, वो बेसिकली आपको एक गाइडेंस दी गई है कि स्टेट्स को, स्टेट का मतलब है, अच्छा जब हम बोले स्टेट, तो ना स्टेट जो वर्ड है, जब मैं तुम्हें बात करूं स्टेट, तो यहाँ पे एक स्टेट वर्ड का मतलब भी समझ लो। ये जो स्टेट वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। स्टेट वर्ड जो है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया स्टेट वर्ड को। और जब मैं बोलूं स्टेट, तो स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एंड लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज ये आते हैं स्टेट के अंदर। अच्छा लोकल बॉडीज में क्या आ गई, एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं ये लोकल बॉडीज के अंदर आ गई। हर स्टेट के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना एरिया वाइज, जैसे दिल्ली के अंदर एनडीएमसी है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली ईडीएमसी है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे ऐसे। अच्छा और स्टेट लेजिस्लेचर आपको पता ही है, स्टेट के लॉ बनाती है, पार्लियामेंट कंट्री के लॉ बनाती है, पूरे इंडिया के लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इंप्लीमेंट करवाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 का वर्ड, आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड को डिफाइन किया और स्टेट में ये चीजें आती हैं। तो जब मैंने स्टेट वर्ड बोला, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि गवर्नमेंट को एफर्ट करने चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, बिलो पॉवर्टी वाले लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सब किसने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया। आगे ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, derive their power directly or indirectly from it, इनके का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन derive its authority from the people। देखो दो बातें निकल गई, कितनी खतरनाक चीज है। इंडिया में जो लीगल सिस्टम में 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। क्या था, उन सबको पावर डायरेक्टली इंडायरेक्टली कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की खुद पावर कहां से आई है, जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन लोगों को अलाउ करा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप करवाया गया था। तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन सोर्स है, इसी के थ्रू सारी कंट्री चलाई जाती है, इसी के थ्रू सारा काम होता है। इसीलिए कहा जाता है इट में बी नोटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल लॉज। अच्छा मदर बोला जा रहा है, फादर क्यों नहीं बोला जा रहा, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर कॉन्स्टिट्यूशन का मदर ऑफ ऑल लॉज क्यों बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल लॉज क्यों नहीं बोला। तुमने पिक्चर देखी है, पिक्चरों में कई बार देखा होगा तुमने, कोर्ट के अंदर वो लगा होता है न्याय की देवी, वो ब्लाइंड होती है, फोटो लगी होती है, क्योंकि हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन न्याय दिलवाता है, वो न्याय की देवी है, इसलिए मदर से रिप्रेजेंट करते हैं, फादर से रिप्रेजेंट नहीं करते। मदर ऑफ ऑल लॉज का मतलब होता है कि कोई भी इंडिया में कोई भी लॉ बन रहा है, या इंडिया में कुछ भी हो रहा है, उस सबका ओरिजिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन सबका ओरिजिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रीएम्बल का मतलब होता है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी। और ये बहुत, तुम लोग जब स्कूल में थे ना, तो एनसीईआरटी की जो बुक होती थी उसके अंदर ये छपा होता था प्रीएम्बल। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, देखते हैं क्या चीज है। तो अब गाइस प्रीएम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है मैंने तुम्हारे को बताया, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन समरी का अंदर क्या है, इस समरी में क्या दिया हुआ है, प्रीएम्बल के अंदर क्या दिया हुआ है। प्रीएम्बल का मतलब यहां पे क्या है, प्रीएम्बल मींस, प्रीएम्बल के अंदर होता क्या है। प्रीएम्बल का मतलब समरी तो है, लेकिन प्रीएम्बल में होता क्या है। तो प्रीएम्बल कंटेन्स पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। प्रीएम्बल में लॉ का पर्पस और ऑब्जेक्टिव दिया। प्रीएम्बल की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रीएम्बल कंटेन्स पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ बोल लो, या यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो। यहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना। जैसे ना हर एक जगह पे तुम्हें, खाली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हर एक एक्ट में भी प्रीएम्बल होता है। तुम्हें पता है हर एक एक्ट में प्रीएम्बल होता है। जैसे एक तुम्हारे को मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, एक इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है,
उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है टू डील इन चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। अच्छा, मतलब इसका मतलब एक प्रियम्बल पढ़ा तो हमें उससे एक चीज समझ आ गई, प्रियम्बल पढ़ के एक चीज समझ आ गई कि ये लॉ बना किस लिए। देखो जैसे हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका प्रियम्बल पढ़ के एक चीज समझ आ गई कि ये जो लॉ है ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डील करेगा। सिमिलरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके प्रियम्बल से हमारे को ये पता लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में डील करता है ना। तो ये तुम्हारे को प्रियम्बल का लॉजिक समझ आ गया कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल में क्या होता है, कंटेन्स पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बोल लो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए प्रियम्बल कम, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है तो इसलिए उसमें क्या लिखा होगा, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो क्या लिखा हुआ प्रियम्बल में, तुम्हें पता है ये एनसीईआरटी की बुक में डला होता था। ये एनसीईआरटी की बुक में हर बुक में लिखा होता है, वो अलग बात है तुमने आज तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन लिखा होता था। कैसे लिखा हुआ देखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा प्रियम्बल, ये बताओ संविधान को, भारत के संविधान को किसने बनाया? इंडिया के लोगों ने बनाया। एक चीज कही जाती है कहीं पे, एक नोट डाल लेना, एक चीज कही जाती है, एक नोट डाल लेना कहीं पे, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक चीज कही जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन इंडिया बाय इंडियंस एंड फॉर इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखा गया है, इंडियंस के द्वारा लिखा गया है एंड इंडियंस के लिए लिखा गया है ना। इन इंडिया, बाय इंडियंस एंड फॉर इंडियंस। ये बात समझ आती है, ये चीज समझने वाली है। तो अब जब ये हम पढ़े यहां पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइडेड, तो मैं यहीं पे वर्ड्स का मतलब लिखता जा रहा हूं। रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइडेड। क्या डिसाइड करा है इन लोगों ने, क्या डिसाइड करा है इंडिया के लोगों ने बनाया था ना, बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बिल, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे इनटू अ सोवराइन। सोवराइन को पहले मैं बोल्ड कर दूं, सोवराइन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कि हम एक ऐसा मुक्त देश बनाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री। सोवराइन को अगर यहां पे हम जोड़ेंगे तो यहां पे सोवराइन का मतलब है इंडिपेंडेंट कंट्री which is not controlled by any other nation, not controlled by any other nation, any other nation। तो सोवराइन का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, एक ऐसी कंट्री जिसको कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा। अच्छा, आजादी से पहले तो हमारे भारत देश को कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। लेकिन क्या हमारे भारत देश को कोई कंट्रोल कर रहा है? नहीं, हमारा भारत देश इंडिपेंडेंट है। हम अपने भारत देश को क्या बनाएंगे? सोवराइन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सोशलिस्ट का मतलब होता है केयर फॉर ऑल। सॉरी, पहले लिख तो दूं, ये सारे शब्दों के मतलब समझा रहा हूं पहले, बड़े जरूरी हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है केयर फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। स्टेटस, वेदर दे आर रिच और पुअर। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे सबकी केयर की जाए, भले वो अमीर हो गरीब हो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे भी भारत देश के अंदर गरीबों के लिए पॉलिसीज ज्यादा बनती हैं, गरीबों के लिए स्कूल्स बनते हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं, सरकारी स्कूल्स खुलते हैं, है ना, फैसिलिटीज दी जाती हैं अलग अलग बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, बहुत सारी जगहों पे चीजें दी जाती हैं। अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी, हम सबकी केयर करेंगे, केयर फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, वेदर दे आर रिच और पुअर। अच्छा, इतनी मेडिकल फैसिलिटी भारत देश में दी गई है। बाहर की कंट्रीज तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पे अगर बंदा गरीब है तो मरता है, मर जाएगा, फर्क नहीं है, उस पर पैसा नहीं है तो सरकार कोई हेल्प नहीं करती। यहाँ तो फिर भी सरकार कितनी हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हो गया सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। फिर थर्ड आती है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसा देश, सेक्युलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ।
हमारे भारत देश में सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ रिलीजन के भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल रिलीजन, ऑल दो यार पता है क्या, बहुत सारी चीजें बुक में अच्छी लगती हैं, तुम्हें पता है प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन स्टिल हमें तो अपने समझना है कि भारत को, संविधान को किस सेंस में बनाया गया था। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। All religions are equal in the eyes of law। हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब तुम्हें पता ही है, लोकतंत्र, जहां पे वोटिंग सिस्टम चलता है और हर बंदे को इक्वल अधिकार है। और रिपब्लिक का मतलब तुम्हें पता ही है, मैंने समझाया था, इंडिया इससे पहले रिपब्लिक था। रिपब्लिक एक कंट्री होती है जहां पे हेड ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक एक कंट्री है जहां पे हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन। वेयर हेड ऑफ द कंट्रीज इलेक्टेड पर्सन। देखो रिपब्लिक एक कंट्री है जहां पे हेड इलेक्टेड होता है। बच्चा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में कंफ्यूज होता है। रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे आप चुनते हो, लेकिन वो चुनने का अधिकार, वोटिंग के थ्रू चुनने का अधिकार डेमोक्रेसी ने दिया आपको। आपने चुन के उसको हेड को चुना, सिलेक्ट करा। ऑल्दो आपने पता है, आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, इनडायरेक्टली रूट से। पहले आप लोग एमपी एमएलए चुनते हो, फिर उसके बाद वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन डेमोक्रेटिक में वो जब वोटिंग देने का अधिकार आया, वो डेमोक्रेसी की वजह से आया। और जब चुन लिया और उसके हेड को चुना के इलेक्टेड पर्सन को बनाया, तो वो उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो अब ये आपको सारे वर्ड समझ आ गए हैं, तो अब हम पढ़ते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, सोलमली मींस सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि एक ऐसा भारत बनाएंगे जो कि सोवराइन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सबकी केयर की जाएगी, कोई रिलीजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, वोटिंग सिस्टम होगा। अच्छा वोटिंग का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जहां वोटिंग में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस में जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या? हर किसी का, ऐसा नहीं कि अमीरी गरीबी के हिसाब से वोटिंग होती है। अगर मुकेश अंबानी जितना मर्जी रिच हो, वो भी एक ही वोट दे पाएगा इलेक्शन में, और एक बंदा जितना मर्जी पुअर हो, वो भी एक ही वोट दे पाएगा इलेक्शन में। इसका सबके वोटिंग के अधिकार इक्वल है। दैट इज डेमोक्रेसी, दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक आपको पता ही है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ताकि सारे सिटीजन को प्रोटेक्शन मिले, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, सब कोई भेदभाव ना हो जाति के बेस पे, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड सबके साथ कैसा क्या होना चाहिए? सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। अच्छा जस्टिस का लगा था न्याय, और जस्टिस भी इसने बताया 3 तरीके की जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? एग्जांपल लेके बात करें, लाइक आपने देखा होगा कि एससी एसटी वालों को, शेड्यूल ट्राइब वालों को बहुत सारी जगहों पे प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन पहले बहुत भेदभाव होता था उनके साथ, तो उनको बहुत सारी जगहों पे प्रायोरिटी देने के लिए सोशल जस्टिस की, मतलब उनको भी समाज में इक्वली ट्रीट किया जाए। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर क्या आता है? इकोनॉमिक होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, तो उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो उनके लिए इंडिया में अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको पैसे की सपोर्ट की जाती है। उनको ऐसा नहीं है कि अगर वो गरीब है तो वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। अगर आपको पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के, तो आपको पता होगा सरकार अपने लॉयर प्रोवाइड करके देती है। दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल जस्टिस में जिनका पॉलिटिकल पहले से बैकग्राउंड होगा तो खाली वही लोग पॉलिटिकल में आ पाएंगे। कोई नया बंदा भी अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है, आ सकता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल, जिसका कोई बेस्ट एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल। वो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से था या बीजेपी से था, कि पहले उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था तो इस वजह से पॉलिटिक्स में आया। नया बंदा भी आ सकता है, स्किल है होनी चाहिए। और कोई इसके अंदर भी, पॉलिटिकल के अंदर भी कोई रिलीजन नहीं देखा जाएगा। कोई एससी एसटी बनना चाहे वो भी बनना चाहे, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। अच्छा हर बंदे को सोचने का अधिकार है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। अच्छा एक बात बताओ, कोई रोक लगाता है कि तुम सरदार हो तो अगर तुम सरदार हो तो तुम मस्जिद में नहीं जाओगे मत्था टेकने, या मंदिर में नहीं जाओगे, या कोई हिंदू है तो वो सरदारों के गुरुद्वारे में नहीं जाएगा? ऐसा कुछ होता है? ये हर किसी को वर्शिप करने का कहीं पे भी अधिकार है। कोई भी बंदा कहीं पे भी जाए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करे, सबको लिबर्टी है। इक्वालिटी, हर एक बंदे को इक्वल लिबर्टी, इक्वालिटी दी जाती है, सबको सेम बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।
अच्छा, सेम बराबर का मतलब देखो, इक्वालिटी को ना लोग गलत समझते हैं। एक्चुअल में ना यहां का मतलब ना, यहां पे इक्वालिटी का थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, बड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअल में ना तुम्हें नॉर्मल लोगों में, जब नॉर्मल बंदा जब इंग्लिश में इक्वालिटी समझता ना, इक्वालिटी का मतलब होता है नॉर्मली जब कोई बंदा इक्वालिटी समझता है उसका मतलब होता है ट्रीट एवरी पीपल इक्वली, वेदर दे आर रिच और पुअर। लेकिन एक्चुअल में ना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे इक्वालिटी नहीं मानता। ये तो नॉर्मल इंग्लिश बोलता है इक्वालिटी है कि भले अमीर हो गरीब हो सबको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, अगर ऐसा करने लगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर अमीर है तो मुझसे 40% टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम गरीब से 40% टैक्स ले लोगे, किसी बहुत पुअर पीपल से इसमें खाने के भी पैसे नहीं है, और तुम उससे भी 40% टैक्स लोगे, वो बेचारा तो मर जाएगा। अगर तुम इक्वालिटी का स्टेटस दिखाओगे कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, तो इसलिए इक्वालिटी के लिए ना इन्होंने एक आर्टिकल 14 बनाया डिटेल में, अभी आगे पढ़ाऊंगा आर्टिकल 14 डिटेल के अंदर। उसमें उन्होंने बोला कि इक्वालिटी को इस तरीके से ट्रीट करो कि सेम क्लास के लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करो। सेम क्लास के लोगों को सेम तरीके ट्रीट करने का मतलब यह है कि जो बहुत अमीर है उनको उनकी अलग कैटेगरी, उनको अलग तरीके ट्रीट किया जाए, जो गरीब है तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। उनके अंदर आपस में इक्वालिटी, मतलब गरीबों की आपस की इक्वालिटी, गरीबों की इक्वालिटी को अमीरों की इक्वालिटी से कंपेयर ना करो। गरीबों की अलग तरीके की इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको उनके स्टेटस से आपसे इक्वालिटी देनी चाहिए, और अमीरों को उनके हिसाब से देनी चाहिए। तो इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है। और नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, हिंदी में बोले तो भाईचारा, कि हर एक रिलीजन मिलके रहे, भाईचारा रहे देश के अंदर। अच्छा, ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि ये हिंदुओं का नेशन है या सरदारों का नेशन है? भाईचारा, हर रिलीजन के नेशन के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ आती है। तो हमारे देश में भाईचारा है, सब मिलके रहते हैं, है ना, कोई भेदभाव नहीं किया जाता हमारे देश के अंदर, है ना, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख, सब मिलके रहते हैं। ये हमारे देश की खासियत है, ब्यूटी है हमारे देश की। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रीएम्बल सेज ब्रीफली द ऑब्जेक्ट्स कॉमा पर्पसेस इंटेंड टू बी सर्व्ड बाय द स्टैट्यू। तो अब तुम्हें पता ही है कि प्रीएम्बल क्या बताता है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उनका एम क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, तुम्हें ऑब्वियसली पता है, समरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसी का पार्ट है। द प्रीएम्बल डिक्लेयर क्या बताता है, प्रीएम्बल क्या डिक्लेयर करता है, तो मैं ये सब मैंने बताई दिया, सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलरिटी, इन सबके बारे में तो बताई दिया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। बोले तुम्हारे को मैंने सारे वर्ड थोड़े थोड़े बताए थे उनके बारे में डिटेल में। देखो पहले वर्ड आता है वी द पीपल, तो कहता है वी द फ्रेज वी द पीपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तुम्हें मैंने बताया ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई अपना प्योरली बनाया हुआ नहीं है, ये भी कॉपी है, अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया। तो कुछ चीज यूएस से, कुछ चीजें यूएसए से आई हैं, कुछ यूके से आई हैं, अलग अलग जगह से उठाई गई हैं। द फ्रेज वी द पीपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। This means the Constitution of India has been framed and enacted by the people of India. The power to make the Constitution had been achieved by the people of India with great effort. It was not derived by any external force. अच्छा, एक बात समझ आ गई? ये वो वाली बात कर रहा है, इसको ना सीधी सी भाषा में क्या कहना चाह रहा है, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडियंस, एंड अल्टीमेटली इंडियंस लोगों के लिए वो बनाया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन डाल लो, मैं लिखवा देता हूँ। सो इन सिंपल वर्ड्स लिख लो कहीं पे। So it simply tells that the constitution is made by and made for the people of India। मतलब इंडियन लोगों ने बनाया है, इंडियन लोगों के लिए ही बनाया है।
and not given to made and not given to them by any outside power. So let us simply tell that the constitution is made by and made for the people of India and not given to them by any outside power. किसी बाहर के लोगों ने नहीं दिया, ये हमारे इंडिया के लोगों ने बनाया है, इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है। और हमें अच्छा हमने बाहर से अडॉप्ट करा है, कॉपी करा है जो जो चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन ये नहीं कि बाहर वालों ने हमारे को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी करके दे दिया, हमने बनाया खुद ही, इंडियंस लोगों ने। आगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कैन बी सीन इन द प्रियम्बल। आ गई ना, जो सरकार है वो भारत के लोगों की बनाई हुई है, हम सरकार को खुद चुनते हैं, भारत के लोगों के लिए बनाई गई है ना, और भारत के लोगों ने ही बनाई है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। आवर्स इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी बंदा 18 साल से ऊपर का, मैं तुम्हें बताया था, वोट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक पोजीशन। और आपको पता हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। फॉर द विलेज लेवल टू पार्लियामेंट लेवल, छोटे गांव से लेकर बड़े पार्लियामेंट लेवल तक, वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर पार्लियामेंट लेवल तक, और जो एमसीडी तक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के जो इलेक्शन होते हैं, देयर विल बी इलेक्शन मीन फॉर 5 ईयर, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। व्हाइल डेमोक्रेसी फेल्ड इन आवर सराउंडिंग कंट्री, इट इज वेरी मच सक्सेसफुल इन आवर कंट्री। कह रहा है ऑल्दो बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेसी फेल हुई थी, लेकिन हमारी कंट्री में सक्सेसफुली चल रही है। लेकिन ऑल्दो तो आजकल तो इंडिया में भी हालात बुरे ही है, लेकिन तुम जानते ही हो। चलो नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना हमारे इंडिया के अंदर। और हमारा इंडिया ना कभी भी ऐसा नहीं है कि जो ना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन के नाम से डेजिग्नेट किया, जैसे पाकिस्तान स्पेसिफिक इस्लामिक नेशन है, बांग्लादेश इस्लामिक नेशन है, नेपाल हिंदुइज्म नेशन है, श्रीलंका बुद्धिज्म नेशन है ना, बर्मा बुद्धिज्म नेशन है। लेकिन क्या इंडिया ऐसा है? नहीं। इंडिया के अंदर तुम ऐसा बोल सकते हो कि हिंदू नेशन है या ये मुस्लिम नेशन है या सिख नेशन है, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इस सेक्युलरिज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जहां पे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आवर गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। आ गई बात। इट डज नॉट अपलिफ्ट और डिग्रेड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ना तो किसी को ज्यादा ऊपर दिखाते हैं कि ये रिलीजन बहुत बड़ा है, ना किसी को बहुत नीचा दिखाते हैं कि रिलीजन बहुत बुरा है। द स्टेट्स हैज नो रिलीजन इटसेल्फ। स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री, हमारी कंट्री का खुद का कोई रिलीजन नहीं है भारत का। वाइल अवर सराउंडिंग कंट्रीज हैव अडॉप्टेड पर्टिकुलर रिलीजन। कह रहा है ऑल्दो बहुत सारी सराउंडिंग कंट्री जो हमारे आसपास की हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन अडॉप्ट कर लिया कि हमारी कंट्री इस रिलीजन के नाम से जानी जाएगी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया हैज नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन। एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने इस्लाम को अडॉप्ट करा, बांग्लादेश ने इस्लाम, ये तो मैं तो बता ही देखा है। अब आता है जस्टिस। जस्टिस के लिए मैं तुम्हारे बता दी सबको न्याय देना, और न्याय हमारे को मतलब द प्रीएम्बल इंटेंडेड दैट जस्टिस मस्ट बी गिवन टू एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव, मतलब बताया ना, पावर्टी, अमीरी, गरीबी। तो मैं अभी तुमने 3 तरीके की जस्टिस पढ़े, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, जो तुमने पीछे 3 जस्टिस पढ़े, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो उसमें तुमने क्या देखा? ये तो देखा कि ना इकोनॉमिक में अमीरी गरीबी देखी जाएगी, सोशल के अंदर हर एक रिलीजन को और हर तरीके के लोगों को देखा जाएगा, पॉलिटिकल के अंदर भी यही कि बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि उसकी पहले से पावर कितनी है, पॉलिटिकल पावर क्या है, वगैरह वगैरह। देयर आर सेवरल एग्जांपल दैट आवर कंट्री एडहेयर दिस प्रिंसिपल वेरी स्ट्रांगली। और एक चीज और है, हमारे इंडिया में कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जांपल देखे गए हैं जहां पे कंट्री को बहुत स्ट्रांगली हमारे इंडिया में कह रहा है जस्टिस का सिस्टम है। मतलब जस्टिस का मतलब ये है कि अमीर हो गरीब हो, वो उसके पास पॉलिटिकल पावर हो या ना हो, उसके अगेंस्ट अगर उसने गलत करा तो एक्शन लिया जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहे, देखो नीचे नरसिम्हा राव का केस था, नरसिम्हा राव का देखा लिखा ना। सिमिलरली पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पहले। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से लेकर 1996 तक के। उसके अंदर उनके अगेंस्ट ब्राइबरी, फॉर्जरी का एक्शन ले लिया गया था। देखो देखा जाए तो जस्ट देखो हमारे इंडिया में ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी को कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती। तो ऑल्दो ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अगर जुडिशरी को लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो जुडिशरी एक्शन लेती है, जुडिशरी एक्शन लेती है। तो नरसिम्हा राव ने नरसिम्हा राव के ऊपर एक्शन लिया गया था, ये पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर। किस चीज का एक्शन? ब्राइबरी, फॉर्जरी का। इट शोज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, कि हमारे इंडिया की जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। 26 जनवरी 1949 को ये बना,
26 नवंबर 1949 को। और आपको पता है फिर 26 जनवरी को, 26 नवंबर 1949 को ये बना था, और 26 नवंबर 1949 को ये बना था, और 26 जनवरी 1950 के अंदर आपको पता है इसे अडॉप्ट किया गया था। ये तुम्हारे को बताइए, वो मतलब उसको इफेक्टिव किया गया था, फोर्स में लाया गया था। अब यहाँ पे बता रहा है, देखो सेक्युलर का मतलब क्या है, जो तुम्हारे को मैं सारी बातें ऑलरेडी बता दी हैं। सेक्युलर का मतलब, सेक्युलर सिग्निफाइज दैट द रिपब्लिक इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सोवराइन, मतलब हमारा देश इंटरनली और एक्सटर्नली सोवराइन है, बाहर की कोई भी पावर इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है। बेसिक बेसिक बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तुम्हारे को सारे वर्ड में ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारत का जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है। स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल है या यूनिटरी है। अब ये समझने के लिए ना अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।